क्वालिफाई और टीईटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक बात चल रही थी उन बच्चों की जो डिसएडवांटेज हैं, जिन्हें या वो जो डिप्रीव्ड हैं या जो डिसेबल्ड हैं और जिन्हें दिक्कत हो रही है, और गवर्नमेंट किस तरीके से उनकी हेल्प कर रही है। क्या क्या रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट हेल्प कर रही है और वो बच्चे अच्छे फ्यूचर के लिए अपना पढ़ पा रहे हैं। उसको पोर्शन लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका था। उसको अब एक तरफ करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रंस। गिफ्टेड चिल्ड्रंस बोल दो, टैलेंटेड बोल दो, क्रिएटिव चिल्ड्रंस। अब ये बच्चे क्या हैं, किस तरीके से ये दूसरे बच्चों से अलग हो जाते हैं, इसमें आज हम बात करेंगे। ये जो बच्चे होते हैं, जैसे गिफ्टेड हैं, टैलेंटेड हैं, क्रिएटिव हैं, तो इनका बच्चों का मतलब उन बच्चों से है कि जो क्लास में एकेडमिक एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होती हैं, या कोई प्रोग्राम्स हो गए, डिबेट हो गए, और तरीके से किसी भी फील्ड में वो अच्छे हैं, दूसरों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, दो तरीके हैं। एक जो बच्चा क्लास में 99.9 या 96 इस तरीके से आ रहे हैं, अब तो परसेंटेज ला रहा है, इसका मतलब मैं नहीं कह सकता कि वो फुटबॉल में बहुत अच्छा है। ये जो फुटबॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा है तो वो क्लास में 95% ला रहा है। तो इसी तरीके से और इसी कैटेगरी में अलग अलग बांटते हुए इन बच्चों को टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस और गिफ्टेड चिल्ड्रंस में बांटा गया है। अब हमारा क्या है, कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, इन बच्चों के बारे में, जिसके बारे में बात करेंगे। ये मैंने 5 चीजें लिखी हैं इसमें, तो मैं इनके बारे में पढ़ना चाहूंगा। आप ध्यान से सुनिए इनके बारे में कि क्या क्या है। थोड़ा सा बोर्ड से हटके मैं इनके बारे में पढ़ना चाहूंगा। इतना सब कुछ जगह नहीं है यहाँ पे लिखने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इस बारे में जरूर पढ़ना चाहूंगा। अब जैसे क्रिएटिव चाइल्ड की हम बात कर रहे हैं। क्रिएटिव चाइल्ड आपके वो चाइल्ड हैं जो इंडिपेंडेंट थिंकर है, क्रिएटिव हैं, अपनी एक्टिविटीज खुद करने में उन्हें अच्छा लगता है, नई नई चीजें। देखिए, क्रिएटिविटी का यही मतलब होता है कि अब एक कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम लीजिए, अब वो हमसे इस एक फॉर्मेट है, एक उसका फॉर्मूला है और आंसर आ गया। वो क्रिएटिव है, वो उसको अलग तरीके से करना चाहते हैं। या आर्ट्स में वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, या फिर कंप्यूटर्स में या साइंस टेक्नोलॉजी में अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू वो कुछ अलग करना चाहता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को दिखाते हैं बायजूस और इन सब चीज़ों में, कई सारे ऐसे हैं कि इन्हें लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 5th 6th क्लास में C++ इस तरह से लैंग्वेज को सीखना शुरू कर रहे हैं। तो वो थोड़े क्रिएटिव हैं और दूसरे बच्चों से अलग हैं। कुछ एक मैं उनके बारे में पॉइंट्स पढ़ना चाहूँगा। ये डजंट या डज नॉट माइंड बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। क्राउड से थोड़ा सा अलग, या फिर उससे क्राउड से अलग थिंक सोचने वाले, काफ़ी इम्प्रोवाइज रहती है उनकी थिंकिंग, काफ़ी क्रिएटिव टास्क वो करना पसंद करते हैं, क्रिएटिव रहते हैं और इन्वेंटिव रहते हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बाकी बच्चों से काफ़ी अलग रहता है, और छोटी छोटी प्रॉब्लम को जिसको बच्चे पकड़ लेते हैं, वो उनका आराम से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ये तो कुछ एक बात हुई क्रिएटिव थिंकर्स के बारे में। फिर आ जाते हैं हम, अगर हम बात करें इनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के बारे में। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज क्या है कि रैपिडली लर्न्स, फटाफट सीख लेंगे। एक्साइटेड अबाउट न्यू आइडियाज, नए नए आइडिया आएंगे दिमाग में, नई नई चीजें करना चाहेंगे, किसी पुरानी प्रॉब्लम को नई चीज में करना चाहेंगे। ऑब्जर्वेंट होंगे, ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे दूसरे चाइल्ड के मुकाबले, और कई सारे वेज ढूंढेंगे कि जिससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। फिर आ जाता है आपका लीडरशिप क्वालिटी। अच्छा, कई बच्चों में ऐसा होता है कि बचपन से इनमें होता है कि अपनी बात मनवा लेते हैं, अपनी बात कहेंगे कि देखिए इस तरीके से आप करो, आप ऐसा करो तो ये हो जाएगा, या पूरा टीम को एक साथ लेके चल रहे हैं। जैसे आप क्रिकेट में कर रहे हैं, एज अ कैप्टन वो अच्छे लीड कर रहे हैं, मान लीजिए उतने रन नहीं बना पा रहे, पर एक एज अ कैप्टन वो अच्छा टीम को मैनेज कर रहे हैं, साथ लेके चल रहे हैं, तो एक टीम
टीम क्वालिटीज है उनमें कि टीम को मैनेज कर रहे हैं वो, और लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहे हैं अपनी। इसमें दो एक पॉइंट और मैं पढ़ना चाहूंगा लीडरशिप क्वालिटी में आपका। वेल लाइक्ड बाय पियर्स, अपने साथियों के साथ, अपने साथी उनके साथी उन्हें बड़े अच्छे से पसंद करते हैं, उनकी बात मानने के लिए तैयार रहते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट, उन्हें अपने फैसले पे भरोसा होता है, जो उन्हें बनाता है लीडरशिप क्वालिटी में आगे। वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में पूरा करना उनकी क्वालिटी रहती है। एज्यूम रेस्पॉन्सिबल, अपने किसी भी चीज से वो जो जुड़े हैं उसके प्रति वो रेस्पॉन्सिबल रहना चाहते हैं। अच्छा जजमेंट और डिसीजन मेकिंग पावर रहती है उनमें, जो सब चीजें मिला के उनकी लीडरशिप क्वालिटी दिखाती है। अब अगर एकेडमिक एबिलिटीज के बारे में कही जाए तो इसके भी कुछ मैं पॉइंट्स पढ़ना चाहूंगा। एकेडमिक एबिलिटीज के बारे में कुछ एक चीज है कि कई बच्चों से कई बच्चों से अच्छे नंबर लाएंगे। कई सब्जेक्ट्स हैं आपके, साइंस है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी हो गया, पीसीएम हो गया, पीसीबी हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो उनकी जो एकेडमिक एबिलिटीज है चीज़ों को सीखने की, सब्जेक्ट को समझने की और अच्छे मार्क्स सिक्योर करने की और अपना एकेडमिक एग्रीगेट अच्छा बनाने की, वो बच्चों से ज़्यादा होती है। उनको फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से समझ आती है। बाकी बच्चों के जिन्हें शायद हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी अच्छे से समझ में आती हो, तो वो सब चीज़ें लेके ये एक सब सब्जेक्टों को एज एग्रीगेट लेके चलते हैं, और ये सब चीज़ें मिलके उनकी एकेडमिक एबिलिटीज को बढ़ा देता है। अब थोड़ा सा एक इसमें था साइकोमोटर। साइकोमोटर क्या होता है? साइकोमोटर होता है आपका कि ये कुछ एक चीजें बताता है, जैसे जो ये बच्चे रहते हैं जिनकी साइकोमोटर एबिलिटीज अच्छी होती हैं, इनमें हमेशा ज्यादा एनर्जी लेवल रहता है, हाई एनर्जी लेवल रहता है। किसी भी काम को करने के लिए बिल्कुल नहीं सोचते, तुरंत एक्टिविटी करने के लिए पसंद करते हैं, और वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं। इनके क्या कहिए आप, इनके बॉडी कोऑर्डिनेशन, मतलब हाथ पैर और बच्चों के उसमें अच्छे चलते हैं। जैसे आपको बास्केटबॉल ले लीजिए, आपका टेबल टेनिस ले लीजिए, आपका बैडमिंटन ले लीजिए। अगर आप में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप ये वाले गेम अच्छे से नहीं खेल पाएंगे। ये सब साइकोमेट्रो एबिलिटीज के अंदर आती हैं। इसी से बच्चा वो दूसरे बच्चों से उस फील्ड में आगे निकल जाता है। अब ये कुछ एक चीजें हो गई हैं, और अब हमारा मेन ये रहता है कि जो बच्चे हैं, जो आपके क्रिएटिव हैं, टैलेंटेड हैं, आपके गिफ्टेड हैं, स्पेशली एबल्ड हैं, इनके बारे में हम ऐसा क्या करें कि जो हम इनको अच्छे से ट्रीट कर पाए, और इनकी जो एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज है उनको इस हिसाब से देखें कि वो बिना रुके, बिना समझे कई सारी एक्टिविटीज ऐसी कर जाए जिसमें दूसरे बच्चे झिझकते हैं या सोचने में टाइम लेते हैं। अब इसमें कई सारी हैं कि जैसे वैसे वेरियस इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज। अब इसका मतलब सीधे सीधे ऐसा हो गया है कि उनको कई सारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज और एक्टिविटीज में डाला जाए, जिससे वो इंडिपेंडेंटली अब सोचें। वैसे तो वो बच्चे हैं गिफ्टेड, तो अच्छे से सोचें, इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज में डालें जिसमें उन्हें प्रॉब्लम दी जाए, और उसका वो खुद ही ऐसे ऐसे मेथड्स या ऐसे ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे वो उस प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व कर पाए। कई सारे आप एकेडमिक कंपटीशन रख सकते हैं, जिसमें क्विज हो गया, पजल्स हो गया, सेमिनार्स हो गए। इसके थ्रू उनकी एकेडमिक कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज, कई सारी चीजें इंप्रूव होगी, और उन्हें एक अच्छा मौका मिलेगा कि वो अपने एकेडमिक को अच्छे से शो कर पाए। चेंज योर अप्रोचेस। अप्रोचेस का क्या है कि अब जैसे ये बच्चे हैं जिनमें क्रिएटिव थिंकर्स हैं, जिनमें लीडरशिप क्वालिटी है, जिनमें एकेडमिक एबिलिटीज हैं, कई सारी अच्छी अच्छी चीजें और अच्छी अच्छी बातें हैं उनके बारे में, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हमें अपनी अप्रोचेस चेंज करनी पड़ेगी ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्या होता है, जो बच्चा आराम से, जिसको 18 का टेबल याद है, 19 का टेबल याद है, 16 का टेबल याद है, कुछ एक बच्चे उसी क्लास में ऐसे हैं जिन्हें 7, 8, 9 का भी याद नहीं है, तो अब ऐसे बच्चों को
अगर आप ध्यान देना चाह रहे हैं, वो बच्चे उन बच्चों से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो अब ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको अपनी अप्रोचेस चेंज करनी पड़ेगी। नई नई टीचिंग अप्रोचेस लेके आने पड़ेंगे, जिससे उन्हें भी लगे कि हाँ, कि मैं भी क्लास में अपनी बातें रख पा रहा हूँ और मेरी चीज़ें जल्दी हो पा रही हैं। अगर मैं सॉल्व कोई वो प्रॉब्लम मैथ्स की जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, तो उन्हें कोई और अच्छे ग्रेड की प्रॉब्लम दी जाए, उनसे और दूसरी एरिया में उनसे काम करवाया जाए। और फिर हमारा एक पॉइंट आता है, डोंट टर्न देम इनटू अ टीचर एड। अब ऐसे बच्चे क्या होते हैं, थोड़े जो क्रिएटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, जल्दी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं, अपनी बात रखना पसंद करते हैं, तो उनमें क्या होता है, उन्हें कभी भी टीचर एड ना बना दे, कि मतलब बिना टीचर के कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें, अब टीचर उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के बजाय कई ऐसे कह देते हैं कि टीचर मैं कर लूँ, टीचर ये हो जाएगा, टीचर इससे क्या होगा। बच्चों कभी भी टीचर एड ना बनाए, टीचर एड बनाने के बजाय उन्हें इंडिपेंडेंट बनाया जाए। उन्हें ऐसी ऐसी सिचुएशन प्रॉब्लम दी जाए कि वो खुद से सॉल्व करना चाहे, अच्छा पसंद करें, टीचर्स को आंसर दें उस चीज़ का, और फिर उनसे फीडबैक मांगे। ये नहीं कि हर चीज़ के लिए टीचर से पूछ रहे कि टीचर अब आप ये बता दो, अब आप ये बता दो। तो इस सब को छोड़ के उन्हें टीचर एड ना बनाए। मल्टीपल इंटेलिजेंस टू योर लेसन प्लानिंग। अब क्या होता है, कोई भी टीचर कोई भी लेसन प्लान करने से पहले, या किसी भी लेसन अपना किसी पीरियड में वहां जाने पे, अपना लेसन वहां पे एग्जीक्यूट करने से पहले, उसकी मल्टीपल इंटेलिजेंसीज को ध्यान में रखते हुए, इस तरीके से अपना, ऐसे बच्चों के लिए जिनमें ये सब कैपेबिलिटीज हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ऐसा ध्यान रखें कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो मैं बताना जा रहा हूँ वहाँ पे, क्या वो बच्चे इसके लिए कैपेबल हैं, या उनकी इंटेलिजेंस लेवल इतना ज़्यादा है कि मेरी पढ़ाई का लेवल या जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ टॉपिक, उसकी प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। अब क्या पे आता है यहाँ पे, ये तो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, और कि अब हम उन बच्चों को कैसे ट्रीट करें, टैकल करें, ये सब चीज़ इसके अंदर हो गई। अब आता है आईक्यू लेवल का। आईक्यू लेवल एक चीज़ बताता है कि आदमी या बच्चे किस हिसाब से परेशानी समझते हैं, किस हिसाब से परेशानी टैकल करते हैं, किस प्रॉब्लम को किस तरीके से वो भी टैकल करते हैं, कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं कई सारे क्वेश्चंस का, चीज़ों को समझते कैसे हैं, चीज़ों के बारे में पढ़ते कैसे हैं, दूसरों के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, क्या वो अकेला रहना पसंद करते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है वो बच्चे जिनका आईक्यू लेवल 85 से 99 के बीच है। ये वो बच्चे हैं जिन्हें हम लोअर नॉर्मल या नॉर्मल बच्चे क्लास में मानते हैं, कि नॉर्मल है, ये वही हैं जिनके आपके 60 प्लस परसेंटाइल बनता है। और ये एक इस कैटेगरी में आते हैं आई क्यू लेवल के, जिनमें इनको लोअर नॉर्मल कहा जाता है। फिर आते हैं आपके 100 से लेके 114 तक, ये अपर नॉर्मल है। इनकी आई क्यू लेवल ऊपर वालों से ज़्यादा है, ये अच्छे मार्क्स सिक्योर करते हैं और अच्छे ग्रेड से लेके आते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं आपके 115 से लेके 129 के बीच में, ये ब्राइट स्टूडेंट्स हैं। ब्राइट इस वजह से हैं, अच्छा एकेडमिक में परफॉर्म करेंगे, अच्छे नंबर्स लेके आएंगे, बेटर अपना स्कोर कार्ड मेंटेन करेंगे। इसके चलते इन्हें ब्राइट स्टूडेंट में डाल दिया जाता है। वही बच्चे जो आपका 80% से ऊपर आते हैं। अब जो बच्चे जिनका 130 से 144 के बीच में, उन्हें हम गिफ्टेड स्टूडेंट कहते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट आपके इस तरीके से, ये जो बात चली थी, इतना सब बताया गया था, गिफ्टेड स्टूडेंट वही है जो प्रॉब्लम को जल्दी समझ लेते हैं, अपने में इंडिपेंडेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अकेले रह के अपनी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर लेते हैं, टीचर का कम कंट्रीब्यूशन मांगते हैं, खुद ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं क्लास में इमेज बने, वो गिफ्टेड कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है आपका 145 से 159, ये हाईली गिफ्टेड है। हालांकि ये जो दो कैटेगरीज हैं, ये बहुत ही कम पाई जाती हैं। इसमें ज़्यादातर साइंटिस्ट आते हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े जिन्होंने नोबेल प्राइज जीत रखा है, वो सब इसके अंदर आते हैं, आइंस्टाइन वगैरह। तो इसमें क्या रहता है, हाईली गिफ्टेड और एक्सट्रीमली गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चे हुए हैं, जो बिल्कुल ही अलग हैं, जिनके हिसाब से
वो जो एकेडमिक जो उनकी क्लास के हिसाब से चल रहा है, जो ग्रेड में है, मान ली 8th में है, तो उनका दिमाग इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है कि वो इजीली 8th ग्रेड में रहते हुए 12th क्लास तक के मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, साइंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो कंप्यूटर में कोडिंग वगैरह जल्दी सीख सकते हैं, लैंग्वेज लर्निंग जल्दी कर सकते हैं, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग जल्दी हो सकती है। जो चीज़ हिंदी संस्कृत कई चीज में जिसमें बच्चों को दिक्कतें आती हैं, वो बड़ी जल्दी से सीख लेते हैं, परफॉर्म कर पाते हैं। और ये थोड़ा सा एक आज ये था कि गिफ्टेड टैलेंटेड क्रिएटिव और स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं, उनके बारे में कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके, और किस हिसाब से टीचर को उनको ध्यान रखना चाहिए और अपनी टीचिंग एक्टिविटीज़ में क्या ऐड ऑन करना चाहिए, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो उनके आईक्यू लेवल को मैच कर पाए। और एक आईक्यू का फॉर्मूला मैंने पहले बताया था, यहाँ पे भी लिखा है कि आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इनटू 100। ये बच्चों के आईक्यू लेवल नापने का एक फॉर्मूला है, जिसे बायनेट साइमन टेस्ट भी कहते हैं, जिसे 1905 में इसको डिस्क्राइब करा गया था। अगले लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे, बतलाएंगे कि ये लेवल कैसे आते हैं, और ये जो वैल्यूज है 130 144 या 144 और 114, ये कैसे आ गई, ये इसी फॉर्मूले से आती हैं। इसी चीज़ से देखा जाता है कि बच्चे में क्या मेंटल लेवल है उनका, क्या उनकी क्रॉनिकल एज है, उसको ध्यान में रखते हुए उनका आईक्यू लेवल निकाला जाता है। तो एक छोटा सा वीडियो था ये, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। और हमेशा की तरह मेरे लास्ट की वही बोरिंग सी लाइन, आप शायद इस पर ध्यान नहीं देते, मुझे थोड़ा सा है कि वही चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।